सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम एंटर करने जा रहे हैं अपने पार्ट 2 ऑफ सी प्लस प्लस कोर्स में। तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि किस तरीके से हमारा एक सिंपल प्रोग्राम लिखा जाता है सी प्लस प्लस में। आज हम कुछ और चीज़ों पर बात करेंगे कि हम डेटा को कैसे स्टोर करेंगे अपने एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, या फिर मान लो अगर हमें एक डेटा इनपुट लेना है तो उसे हम कैसे इनपुट लेंगे और फिर हम उसे आउटपुट करके भी दिखाएंगे। और आज की क्लास में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी मिल रहा होगा। ओके, तो डेटा स्टोर करना है। डेटा स्टोर करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि डेटा टाइप्स होते हैं हमें डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, तीन तरीके के होते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप मतलब ये वो होते हैं जो किसी से भी मिलकर नहीं बने होते, जो फंडामेंटल होते हैं। जैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को बोला जाता है, वैसे ही फंडामेंटल डेटा टाइप हमारे प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, इंट, फ्लोट, कैर, वॉइड, ये सब देखेंगे हम अभी। ठीक है, फिर यूजर डिफाइंड भी हम कुछ बनाते हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास। और ये इनुमरेशन अभी तक मैंने तो यूज नहीं किया है। ठीक है, हाँ हमारे सेकेंड सेमेस्टर में था जरूर, पर हमने याद कर लिया था, बट उतना यूज नहीं हुआ मुझसे। ओके, डिराइव डेटा टाइप में एरेज, फंक्शन, पॉइंटर, रेफरेंसेस। ठीक है, ये ग्राफ। ठीक है, और हमने क्या क्या पढ़ा, स्टैक पढ़े, क्यू पढ़े। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, हमारे डिराइव डेटा टाइप होते हैं जो हम बनाते हैं एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स का यूज कर कर। ठीक है, यूजर डिफाइंड क्लास भी यूज करते हैं हम कई डिराइव डेटा टाइप्स को बनाने के लिए। तो देखेंगे हम कैसे करने वाले हैं स्टार्ट। ओके, देखो सबसे पहले जो हमने डेटा टाइप पढ़ा वो हमने इंट पढ़ा। तो इंट क्या होता है? इंट होता है इंट जो हमारा होता है बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर द होल नंबर। जैसे अगर मैं बात करूं 5, 39, -1917 या फिर 0। ठीक है, दे हैव नो फ्रैक्शनल पार्ट। इनका कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड इन सी प्लस प्लस इन इंट डेटा टाइप। ठीक है, हम इंटीजर्स को सी प्लस प्लस में इंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इससे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं ना, इंट्रोडक्शन वेरिएबल्स का 6th क्लास में ही हो जाता है, 6th 5th में, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x-3 इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू 5 आई, मतलब वहां पे x वेरिएबल ने 5 का रूप ले लिया। लेकिन अगर वहीं मैं x-3 इज इक्वल्स टू 3 करता तो x वेरिएबल 6 का रूप ले लेता। मींस वो अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम उसी तरीके से करते हैं। हमें मान लीजिए कि इंटीजर वेरिएबल बनाना है, मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो इंटीजर स्टोर करेगा। इंटीजर क्या होता है अभी मैंने बताया, दैट डू नॉट कंटेन अ फ्रैक्शनल पार्ट। जिसके जो कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट को कंटेन नहीं करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर। ठीक है, तो लेट्स से मैंने एक इंटीजर बनाया, अब मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ एमपी। ठीक है, तो ये हमने एक इंटीजर बना दिया और ये डिक्लेयर हो गया है हमारा इंटीजर। ठीक है, मान लो आपको इसको वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, तो हम इसको वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करेंगे? हमने इस तरीके से सिंपली से वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। ओके, अच्छा पहले तो ये समझो कि हमें इंटीजर्स और इन सब की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हमें डेटा इनपुट लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने टिकट बाय करनी है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि आपको 2 लोगों के लिए टिकट खरीदनी है या 3 लोगों के लिए। तो आप एक इंटीजर डालोगे वहां पे आप ये थोड़ा डालोगे कि मैं 3.5 लोगों के लिए खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, 3.5 लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो 3 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए, होल नंबर में आप बेसिकली बता रहे होगे। ठीक है, तो जब आप बताओगे तो उसके बाद वो इनपुट लेगा, जो भी फंक्शन होगा वो इनपुट लेगा आपसे। आपने 3 दे दिया फॉर एग्जांपल, तो वो करंट टिकट प्राइस को 3 से मल्टीप्लाई करेगा। तो मतलब हमें इंटीजर्स की काफी आवश्यकता होती है रियल टाइम में भी। ठीक है, हमारी जिंदगी में भी। तो अभी के लिए मैं इसे कांस्टेंट मान लेता हूँ, मतलब मैंने खुद से डिफाइन कर दिया, कांस्टेंट नहीं, कि हमारा एक इंटीजर हमने एनपी नाम से डिफाइन करा जिसकी वैल्यू 10 है। ओके, तो अब मैंने आपको बताया कि हम स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं सी आउट की हेल्प से। ठीक है, और ये एक्सेशन ऑपरेटर लगा दिया हमने जो 2 ग्रेटर देन के साइन है। अब यहाँ पे ऐसे मत लिखना कि आपने ऐसे लिख दिया, नहीं, ये तो आपको एनपी लिखा हुआ दिखाएगा। देखो मैं रन करके दिखाता हूँ, इसको रन करते हैं अगर हम। ठीक है, तो देखो एमपी और फिर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब इसके लिए मैं एक और चीज सिखाता हूँ। देखो ये दोनों साथ में आए ना। अब जो कंपाइलर होता है ना वो ये नहीं देखता स्क्रीन पे कि हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। अब एनपी एक लाइन में आए तो हेलो वर्ल्ड अगले लाइन में आएगा, उसे कुछ नहीं पता है। वो मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि सबसे डम मशीन यही होती है। तो हमें इसे बताना पड़ेगा कि हमें वो नई लाइन में चाहिए, तो उसके लिए हम एक चीज का यूज करते हैं जिसका नाम होता है एंडल। ठीक है,
एंड ऑफ लाइन बेसिकली। अब हमने बता दिया कि यहाँ पे लाइन खत्म हो गई है, अब जो भी कुछ आए वो अगली लाइन में आए। तो अब देखना जो हमारा एनपी और हेलो वर्ल्ड है वो नेक्स्ट लाइन में आएंगे। तो देखो ऐसा ही हुआ, एनपी फिर नेक्स्ट लाइन में हेलो वर्ल्ड आया। ओके, तो ये तो एक छोटा सा इशू था, बट अगर मैं चाहता हूँ इस इंटीजर को प्रिंट करना तो मैं इसे डबल कोट्स में नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे अगर एनपी को प्रिंट करना है तो मैं सिंपली उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। ठीक है, सेव करेंगे और रन करेंगे तो बिल्कुल सही। ठीक है, एनपी की वैल्यू क्या आ गई है, 10 आ गई है और हमने उसे प्रिंट भी कर दिया है। ठीक है, ये तो बात रही कि जब हमने डिफाइन करा अपने एनपी को। ठीक है, अब मान लो यूजर चाहता है, ठीक है, इसको हम अगेन हटाते हैं। अब यूजर चाहता है कि जो एनपी है वो यूजर इनपुट करे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हम एक सिस्टमैटिक बनाते हैं। तो मैं सी आउट करता हूँ और मैं यूजर से कहता हूँ प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ एनपी। ठीक है, और हम उसकी वैल्यू ले लेते हैं उस यूजर से। दैट्स इट। अब कैसे लेंगे, जिस तरीके से स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए हम सी आउट का यूज करते हैं। देखो जो हमने हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम ली है ना, वो होती है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, डॉट एच। तो हम इसी हेडर फाइल में हम एक और फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं जो होती है सी इन की। ठीक है, सी इन ये किस काम आता है, इनपुट लेने के काम आता है। ठीक है, हम इसमें एक्चुअली क्या बताते हैं कि जब हमारे इस लाइन पर कोड पहुंचेगा तब उस समय जो भी वो दबाएगा, प्रेस करेगा कीबोर्ड पर, ठीक है, वो सी इन के थ्रू उस वेरिएबल पे चले जाएगा जो इंसर्शन ऑपरेटर के बाद लिखा हुआ। मतलब ये हमने सी इन फंक्शनैलिटी यूज करी। देखो लिखा हुआ भी आ रहा है यहाँ पे, ये एस टी डी आई स्ट्रीम है ना, इनपुट स्ट्रीम का एक हमने फंक्शनैलिटी यूज की है। अब सी आउट हमारी एक आउटपुट स्ट्रीम का होता है, ओ स्ट्रीम का होता है। ठीक है, तो आईओ स्ट्रीम मीन्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ओके, तो सीन के बाद हमने क्या यूज करना है, इंसर्शन ऑपरेटर। वहां पे क्या यूज किए थे, लेट मी फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट तो ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी से दिखे। अच्छा, ये फॉर्मेट कैसे किया, राइट क्लिक करते हैं, जब आपके बहुत बड़े बड़े कोड हो जाते हैं तो आप फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो वो सिस्टमैटिक हो जाते हैं वीएस कोड के अंदर। तो यही सारे फायदे होते हैं वीएस कोड के। तो आपने सी इन करा, ये इंसर्शन ऑपरेटर्स आपने लगाए। ठीक है, तो अब सी इन के बाद आप क्या लिखते हो, उस वेरिएबल का नाम जो भी वो प्रेस करे वो उसमें जाके स्टोर हो जाए। तो मैंने एनपी लिखा फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब ये करा, तो अब सी आउट हम करवाते हैं। मान लो अब हमें क्या करना है, हाँ रुको इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। मान अब सी आउट द वैल्यू, the value you entered is ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम उससे कहते हैं कि भैया आप नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करके दे दो कि उसने कौन सी वैल्यू सी आउट करी, और हम यहाँ रिटर्न करा देते हैं 0। दैट्स इट। ओके, तो देखते हैं। अब वो हमसे कह रहा है प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ एनपी। तो लेट्स से हम एंटर करते हैं 21। ठीक है, तो द वैल्यू यू एंटर्ड इज 21 आ गया। ठीक है, ओके, तो ये चीज समझ में आई होगी कि सी इन और सी आउट क्यों यूज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं 11th क्लास में था और मैंने पूरी 11th क्लास निकाली है, मुझे ये भी नहीं पता था सी इन और सी आउट क्या होता है। मैं सी आउट को काउट पढ़ता था और सी इन को सिन पढ़ता था। तो सोच सकते हैं आप, इसीलिए मैं क्लियरली बहुत ज्यादा ध्यान देकर आपको चीजें क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पर हमने क्या किया, 2 लाइनें लिखी ना। देखो एक प्रोग्रामर सबसे आलसी आदमी होता है, तो वो नहीं चाहता कि कभी वो ज्यादा कोड लिखे, इसीलिए हम इसको भी ना मैनेज कर सकते हैं ऊपर वाली लाइन के साथ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 एक्सर्शन ऑपरेटर साथ में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे हम 2 एक्सर्शन, इस तरीके से सिंपली हम 2 एक्सर्शन ऑपरेटर्स को साथ में यूज कर लेंगे और मैं कहूंगा यहीं पर मुझे एनपी भी प्रिंट करके दे देना। अगेन मैं फॉर्मेट करके दिखाता हूँ क्या किया मैंने। सी आउट के बाद एक्सर्शन ऑपरेटर, फिर हमने सिंपली क्या किया, अपनी जो भी एक स्ट्रिंग लिखनी थी कि बताने के लिए यूजर को कि आपने ये वैल्यू एंटर करी है, और फिर हमने एनपी प्रिंट कर दिया है। अब सेव करके रन करते हैं तो हमसे अगेन वो बोल रहा है अगेन हम 21 डालेंगे। तो देखो दिखने में तो कोई फर्क नहीं आया, पर हमारा नंबर ऑफ लाइंस जो कोड के थे वो बच चुके हैं। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से हम इनपुट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 इंसर्शन ऑपरेटर साथ में यूज करे ना, ठीक उसी तरीके से हम 2 एक्सर्शन ऑपरेटर्स को भी साथ में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो एक बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है, कि आपको
एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने हैं और उनको डिस्प्ले करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, तो आप हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स नाम के वेरिएबल बनाएंगे। जब आपको बहुत सारे वेरिएबल बनाने होते हैं तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि इंट हिंदी, इंट इंग्लिश, आप ये मत करिए। सेम डेटा टाइप के हैं तो उनको कॉमा लगा के भी बना सकते हैं, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स लेट से, ठीक है। इन सभी को आपको सी इन लेना है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि पहले आप लिखेंगे सी आउट, सॉरी सी इन हिंदी, ठीक है, फिर आप ये लिखेंगे सी इन, नहीं, इनको भी आप साथ में एक साथ फिर से इंसर्शन ऑपरेटर इंग्लिश फिर मैथ्स, ठीक है। सिंपल हो गया, आपका इनपुट आ चुके हैं, ठीक है। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि सबसे पहले हिंदी के मार्क्स आपको टाइप करने हैं, फिर इंग्लिश के, फिर मैथ्स के। तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम डिस्प्ले भी करा देते हैं यूजर को कि एंटर हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स मार्क्स, ठीक है, ताकि वो इसी पैटर्न में ही हमारा इनपुट करे। तो पहले हम ओके, तो उसने इनपुट कर दिया, सीन ले लिया हमने, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये एरर दिखा रहा है, तो ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये कह रहा है एक्सपेक्टेड सेमीकोलॉन। तो सेमीकोलॉन के बिना तो कोड चलता ही नहीं है, क्योंकि सेमीकोलॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकोलॉन कंपाइलर को बताता है कि भैया ये कोड ऑफ लाइन यहाँ पे खत्म हो गया है, अगली लाइन पे चेक करो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही हमने ये आ गए मार्क्स, तो हमें वेरीफाई करना है कि क्या हमने सही ही एंटर किए हैं। तो अभी चेक कर लेते हैं कि एंटर्ड मार्क्स आर, ठीक है। तो यहीं पे कर देते हैं ना, सी आउट तो साथ में यहीं पे कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी कर दूंगा विद सम स्पेसेस, स्पेसेस ऐसे देते हैं, स्ट्रिंग बनाई और स्पेस दे दिया बीच में, ठीक है। वो हिंदी और जो अगला सब्जेक्ट का मार्क्स आएगा उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा, तो मैं इंग्लिश प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। फिर हम प्रिंट कर रहे होंगे मैथ्स को, ओके। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हैं। एक बार मैं रन करता हूँ। तो ये हमसे बोल रहा है हिंदी, अच्छा इंग्लिश की स्पेलिंग गलत लिखी है हमने यहाँ पे, पर खैर कोई बात नहीं, आपको समझ में आता है। इंग्लिश एंड मैथ्स मार्क्स, तो मान लेते हैं हिंदी में मैं बहुत वीक हूँ, तो मेरे 12 नंबर आए, 20 में से बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में भी मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, तो मान लेते हैं मैं केवल पास हुआ हूँ, 7 मार्क्स। मैथ्स में मान लेते हैं मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छा हूँ, तो मेरे 20 में से 25 आ गए ठीक है। तो अब हम एंटर दबाएंगे, तो हमें कह रहा है एंटर्ड मार्क्स आर, तो 12, 7, 25, मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई, ओके। मैंने आपको इंटीजर डेटा टाइप के बारे में भी बता दिया, ठीक है। आई होप इतने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना, जैसे इंटीजर होते हैं, इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता ना। फ्रैक्शनल पार्ट से मेरा मतलब है कि 1.1 लिखा हुआ है, केवल 1.2 नहीं है, और वो 0.2 क्या है, एक फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। मीन 2/10 लिखा हुआ है ना फ्रैक्शनल पार्ट, ओके। तो हमें अगर कोई फ्रैक्शनल डेटा स्टोर करना पड़ गया, मींस जैसे हमारी इंडिया में तो अभी पैसे बैन है, मतलब बैन नहीं, यूज नहीं होते, लेकिन यूएसडी में तो यूज होते हैं ना सेंट्स, तो वहां पे बिल ऐसे बनते हैं 99.99। तो इस तरीके की जब 0.99 फ्रैक्शंस की एंट्रीज लेनी होती हैं, ठीक है, या फिर हमें कोई फ्रैक्शन की एंट्री लेनी है, तो उसके लिए हम एक डेटा टाइप यूज करते हैं, उसका नाम होता है फ्लोट, ठीक है। फ्लोट, सिंपल। फ्लोट क्या होता है, सिंपली एक डेटा टाइप होता है जो क्या करता है, हमारे फ्रैक्शनल पार्ट को भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्लोट ए बनाया, तो इसको मैं 1.5 भी बना सकता हूँ, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अगर मैं सी आउट करूंगा फ्लोट को, ए को, तो मुझे क्या मिलेगा, 1.5 स्क्रीन पर मिल जाएगा। ये चीज क्लियर है। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैंने फ्लोट का ए दिखा दिया आपको, मैं इस फ्लोट को फ्लोट ना करके इंट करके सी आउट ए कराऊंगा, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। 1, देखो। अब ये एक नई चीज है, और मुझे याद भी आ रहा है कि ये चीज मुझसे वाइवा में पूछी गई थी व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो, ये बात याद रखना कि जब भी आप एक इंटीजर के सामने फ्लोट लिखते हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो आपकी लोअर सीलिंग लेता है। मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली उसे बेसमेंट कहते हैं, सीलिंग कहते हैं, बट ऐसा समझो, मेरे को हमारे सर ने जो एग्जांपल दिया था, मैं उससे समझाता हूँ आपको कि 2 चीजें होती हैं। आपके आपके जहाँ जिस रूम में आप बैठे हैं, वहां 2 चीजें हैं, एक आपके पैरों के नीचे जो जमीन है, और एक आपके सर के ऊपर छत है, ठीक है। तो एक को बोलते हैं फ्लोर वैल्यू, हाँ, एक को बोलते हैं सीलिंग वैल्यू। तो जो सीलिंग वैल्यू होती है वो ऊपर वाली वैल्यू, मतलब 1.5 की ऊपर वाली वैल्यू होगी 2,
ठीक है, क्योंकि वो किस होल नंबर्स के बीच में आ रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उसकी सीलिंग वैल्यू होगी 2 और फ्लोर वैल्यू 1.5 की होगी 1। तो हमेशा इंटीजर क्या करता है, इंटीजर मूव ऑन करता है फ्रैक्शनल पार्ट को और वो कहता है कि भैया मैं केवल फ्लोर वैल्यू रख लूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1.5 ना करके मैं ये करता और 0.55 करके 999 भी कर देता, तो अब राउंड ऑफ कोई एवरेज अब व्यक्ति करेगा तो वो इसे कर देगा 34764, है ना। लेकिन वो इंटीजर में 34763 ही प्रिंट करेगा। देखो ये कर रहा है। तो इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेता, और अगर फिर भी आप जानबूझकर इंटीजर के सामने फ्रैक्शनल पार्ट लिखते हैं तो वो क्या करेगा, सीलिंग वैल्यू नहीं लेगा, वो फ्लोर वैल्यू लेगा। ठीक है, राउंड ऑफ नहीं करता है, वो सीधे फ्लोर वैल्यू उठाएगा। ओके, ये तो इंटीजर की बात हो गई, हम फ्लोट पर थे। ठीक है, तो हम फ्लोट बनाते हैं अगेन। मान लो आपकी बार फिर से मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स थे, ठीक है, और हम सीन करते हैं मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स को। ठीक है, अब तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी, सीन किस लिए यूज होता है, उन वेरिएबल्स में वैल्यू डालने के लिए। ठीक है, और हम सी आउट कर देंगे मैथ्स। वो क्यों कर रहे हैं, ताकि हम चेक कर सकें कि क्या हमने वैल्यू सही दी है इनपुट में या गलत। देखो कोड फ्लो समझो, कंपाइलर आएगा, मेन को देखेगा, मेन फंक्शन से स्टार्ट करेगा, ये सब वो पहले ही डाल चुका होगा कोड में, है ना, प्री प्रोसेसर्स है ये। फिर उसने देखा 2 वेरिएबल बने हुए हैं मैथ्स और इंग्लिश नाम के, जो फ्लोट टाइप के हैं। ठीक है, तो फ्लोट लिखा हुआ है, ओके। फिर हमने सीन कर लिया मैथ्स और इंग्लिश को, इसका मतलब है वो समझ जाएगा कि अब जरूर इनपुट आएगा इसकी तरफ से, यूजर की तरफ से, तो इनपुट लेगा वो। फिर नेक्स्ट लाइन पर जाएगा, वो देखेगा ओ इमीडिएटली वी हैव टू प्रिंट, ओके, तो वो प्रिंट कर देगा। फिर वो देखेगा रिटर्न 0, वो रिटर्न 0 करेगा, मतलब रिस्पॉन्स 0 देगा और कोड फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें बोला गया है, कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कुछ शो कराया नहीं, बट हमें पता है कि व्हाट वी नीड टू डू इज हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है उसे मैथ्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स की फ्लोटिंग नंबर्स में। तो मान लो मैं मैथ्स में 5 नंबर बोलता हूँ और इंग्लिश में मेरे 7.5 आए, तो देखना जरा वो क्या करेगा। तो उसने मैथ्स में, हमने स्पेस नहीं दिया था ना यहाँ पे, तो मैथ्स में उसने 5 नंबर ले लिया, मीन्स हम फ्लोट में इंटीजर टाइप की वैल्यूज भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा जिसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है वो थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मान लो मेरे 5 मार्क्स आए मैथ्स में और 7.5 मार्क्स आए इंग्लिश में। तो ध्यान से देखो, मैथ्स में मैथ्स है तो फ्लोट टाइप का, पर मैंने 5 डाला जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इंटरनली ये वैल्यू उठा लेता है और वो उसको 5.0 की तरह ट्रीट करता है। समझ में आ रहा है, तो वो 5.0 की तरह ट्रीट करेगा और इसलिए उसने 5 प्रिंट कर दिया। उसने कहा कि ठीक है, नो इश्यूज, और वो रख लेगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या हुआ, 7.5 हमने इनपुट दिया था तो 7.5 ही उसने आउटपुट कर दिया। तो ये हमारा एक फ्लोट डेटा टाइप होता है, ये बेसिक डेटा टाइप है। एक डेटा टाइप होता है कैर, ठीक है, जो कैरेक्टर स्टोर करता है। बेसिकली वो कैरेक्टर स्टोर नहीं करता है, वो एसकाई कोड स्टोर करता है। ठीक है, देखो एसकाई कोड्स की बात करते हैं, क्या होते हैं एसकाई कोड्स, हमारे एब्रीविएशन फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये सब नाम याद नहीं रखने आपको तो बस ये चीजें देखनी है कि एसकाई कोड हमारा एक्चुअली में किसके लिए यूज होता है। तो देखो, कोई फुल फॉर्म याद रख के प्लेसमेंट के समय सैलरी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान से देखना, एसकाई कोड्स याद रख के भी नहीं बढ़ेगी, बट एसकाई कोड्स आपको फील जरूर दे जाएंगे। ठीक है, जरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का जो एसकाई कोड है, ठीक है, डेसिमल्स होते हैं बेसिकली, वो 65 होता है। ओके, वहीं बी का कितना होता है 66, सी का कितना होता है 67। मीन्स इसका मतलब ये है कि इसे ध्यान से जरा समझना कि अब हमने ए लिख दिया यहाँ पे, पर कंप्यूटर को थोड़ा ना पता है कि ए क्या होता है। उसको तो चाहिए कोई बाइनरी नंबर दे दो, है ना, तो बाइनरी नंबर ए का ये लिखा हुआ है, ए का 100 समथिंग 1। ओके, और वहीं आपका हमने डेसिमल में 65 लिखा हुआ है, डेसिमल नंबर्स हम यूज करते हैं ना। ओके, तो डेसिमल में हमने 65 लिखा हुआ है। अब एक्चुअली में होता क्या है कि हम ना ए की जगह पे 65 भी लिख सकते हैं। मतलब मैं समझाता हूँ आपको, लेट मी कम टू माय VS कोड नाउ। देखो बहुत इजी है, मान लो मैंने एक कैरेक्टर बनाया जिसका नाम मैंने रखा CH। ठीक है, अब इसमें मेरे को वैल्यू स्टोर करनी है, तो कैरेक्टर में हम वैल्यू स्टोर करते हैं ऐसे एक सिंगल कोड डाल के। मान लो इसमें मैंने कैपिटल ए स्टोर कर लिया। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो यहाँ समझ लो कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है। हमने क्या कर दिया है, हमने एक्चुअली में असाइन कर दिया है, असाइंड जो एसकाई कोड है ना,
स्काई कोड फॉर ए, है ना, उसको हमने सी एच को असाइन कर दिया। मतलब ए का जो भी स्काई कोड होगा वो सी एच के पास आ चुके हैं। ठीक है, हमने देख लिया था वो कितना था, हमने देखा नहीं एक्चुअली वो कितना था, हमें देखना पड़ेगा। ए का स्काई कोड 65 था, हमने देख लिया था, मुझे याद नहीं था। ओके, तो हमने 65 असाइन कर दिया है कैर सी एच को। ओके, लेकिन अब मैं पता है एक काम क्या कर सकता हूँ, टाइप कास्टिंग भी कहते हैं इसे, बस सीखना, ठीक है, टर्म्स में मत जाना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इंटीजर क्या स्टोर करता था, जरा याद करो, केवल नॉन फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, एक इंटीजर वैल्यू, एक होल नंबर स्टोर करता था। तो मैं, मेरे को पता है कि ए का स्काई कोड 65 है, तो मैं चेक करना चाहता हूँ क्या एक्चुअली में है या फिर मैं बस बेवकूफ बना रहा हूँ आपको। तो लेट से मैं एक इंट नम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें मैं सी एच को स्टोर कर देता हूँ। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया जो नए हैं उनके लिए, पर ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, मैंने ए, देखो यहाँ पे लिखा भी आ गया 65, पर उसको इग्नोर करो, मान लो तुम्हें नहीं दिख रहा है वो 65 है, तो मैं बस तुम्हें प्रूव कर रहा हूँ कि इसका कोड क्या होता है। ठीक है, होता है। ओके, ए जो था हमारा कैरेक्टर, जिसको हम सिंगल कोट में लिखते हैं, कैरेक्टर के अंदर जब भी वैल्यू स्टोर करते हैं तो सिंगल कोट में ही करनी होती है। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड सिंटैक्स होते हैं, तो हमें फॉलो करने होते हैं। ओके, हमने ए की जो वैल्यू है वो सी एच में डाल दी। ठीक है, अब हमने क्या कहा, हमने सी एच को एक इंटीजर में डाल दिया। तब कायदे से क्या होना चाहिए, ठीक है, होना ये चाहिए, हमने यहाँ पे पहले क्या किया, पहले लिख लेते हैं, स्टोर सेम कोड इन एन इंट। ठीक है, हमने ये स्टोर कर लिया, स्टोर सेम कोड इन एन इंट, हमने ये कर लिया। ओके, अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली सी आउट करता हूं, ठीक है, ए को, या फिर को हम ऐसे करते हैं ना कि एस का ही लिखकर मैं करता हूँ। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा, देखना। मैं सबसे पहले प्रिंट करता हूँ सी एच को। ठीक है, तो सी एच प्रिंट करने से क्या प्रिंट होना चाहिए, कैरेक्टर है, जो कि ए प्रिंट कर देगा। और इसका कोड क्या किस में आ चुका है, नम में आ चुका है। तो अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ठीक है, तो हम प्रिंट करते हैं, तो देखो एसकाई, ये तो हमने स्ट्रिंग में लिखा था। ओके, सी एच की जगह ए आ गया। ओके, और उसने नम इंटीजर में क्या स्टोर करा, 65, मतलब वो उसने इंटीजर में कैरेक्टर स्टोर नहीं करा, उस कैरेक्टर का एसकाई कोड स्टोर कर लिया। ठीक है, उस कैरेक्टर का क्या स्टोर कर लिया, एसकाई कोड स्टोर कर लिया है। तो ये हमारा एक तरह का डेटा टाइप होता है। अच्छा, अब कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली ये कर देता हूँ, सी एच इज इक्वल टू सी एच प्लस वन। अच्छा, आधे तो यही यही मतलब डोल जाएंगे कि भैया ये क्या लिख दिया आपने, सी एच इज इक्वल टू सी एच प्लस वन। मैथ्स में ऐसा नहीं होता है, इनको कंपेयर नहीं कर सकते हम, बट यहाँ हम कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं। देखो सी एच एक्चुअली में समझो, यहाँ पे क्या सिनेरियो है, आई एम सॉरी, देखो यहाँ पे सी एच का इसका कोड कितना है 65, और हमने उसमें प्लस कर दिया है 1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 66 ना, वो अब स्टोर हो चुकी है हमारे सी एच में। बस इसका ये मतलब है कि राइट साइड से रीड करो थोड़ा सा। ठीक है, राइट साइड का सॉल्व करके लेफ्ट साइड में असाइन कर दिया हमने, इसे असाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, हमने वैल्यू असाइन कर दी सी एच को, उसी की वैल्यू में एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ सी एच में +1 करके। ठीक है, तो हमने ये करा। ओके, तो अब सी एच में 66 हो जाना चाहिए था, और हमने क्या करा, एक बार ये कर लिया, एक बार जरा सी आउट करता हूँ, तो मेरे को पता है क्या प्रिंट होना चाहिए। ऊपर हम एंडल लगा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई भी। ओके, तो एक बार रन करते हैं, तो क्या होना चाहिए, बी प्रिंट होना चाहिए। देखो बी प्रिंट हुआ है ना, क्यों, यहाँ पे करंटली ए हमारा जो हमने सी एच बनाया था उसमें ए स्टोर था, लेकिन जब मैंने उसमें +1 कर दिया, तो जरा देखना हमारे एज में जिसे कोई यूज नहीं करता है, जिसे केवल क्रोम डाउनलोड करने के लिए यूज किया जाता है, बी, उसका इसका कोड कितना है 66। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने एसकाई कोड हमने क्या करा, एक कैरेक्टर में इंटीजर प्लस करा, तब भी हमारा कैरेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब उसने कोई एरर शो नहीं किया और उसने हमें अगला वाला कैरेक्टर शो कर दिया। अच्छा, अगर मैं ऐसे करूं, नम जो हमने इंटीजर टाइप का बनाया था, ऊपर देखो वेरिएबल है तो हम इसकी वैल्यूज कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर नम की वैल्यू 65 हो गई थी, लेकिन अब मैं नीचे आते ही नम को सी एच के बराबर कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे 66 हो जानी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे सी आउट करूंगा, देखो थोड़ा एक्सट्रीम जा रहा होगा जो नए हैं बिल्कुल ही, पर डरना नहीं है, डरोगे तो फिर नहीं होगा, थोड़ा 2-3 बार देखना, चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 66 हो गया, क्लियर है, पहले 65 आ रहा था। ओके,
शांत। एक बार फिर से सुनते हैं। यहाँ पे हुआ क्या है, हमने सबसे पहले एक कैरेक्टर बनाया जो कैरेक्टर स्टोर करता है। हम कैरेक्टर्स को सिंगल कोट्स में लिखते हैं। तो हमने बेसिकली क्या किया, CH में ए असाइन कर दिया। हमने असाइन कर दिया स्काई कोड ऑफ ए फॉर ए टू CH। बेसिकली ये कमेंट लिखा है मैंने, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। अब उसके बाद मैंने एक नम टाइप का इंटीजर बनाया जिसको मैंने कहा कि भैया आप CH की वैल्यू स्टोर कर लो। तो उसने क्या किया, CH की वैल्यू स्टोर कर ली इंटीजर टाइप में। तो ए का स्काई कोड 65 था तो उसने नम में भी 65 स्टोर कर लिया। ओके, इसके बाद हमने यहाँ प्रिंट किया, CH उसने ए प्रिंट कर दिया नॉर्मली कैरेक्टर, और नम उसने प्रिंट कर दिया 65 आई एम सॉरी, ठीक है, क्योंकि CH अभी करंटली ए था। तो ए का स्काई कोड होता है क्या, 65। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये लिखूँ तो क्या होगा, तो भी कुछ नहीं होगा, तो भी वो 65 ही स्टोर करेगा। देखो, ठीक है, तो कुछ नहीं है, डरने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे भी डर लग रहा है ना आपको, भैया ये CH क्या लिखा है, तो इसको ऐसे लिख दो। सॉरी, ओके, I've done some mistake. ओके, तो इसको ऐसे लिख दो, कैपिटल B। अभी भी 66 आएगा, ठीक है। देखो कितना आया, 66। ओके, मैं यहाँ पे था। तो हमने एक्चुअली में क्या किया, नम में CH स्टोर कर दिया, ठीक है। हमने CH स्टोर कर दिया, मींस हमने ए का जो भी स्काई कोड है वो नम में स्टोर कर दिया। हमें पता है 65, तो हमने यहाँ पे स्काई प्रिंट करा, CH प्रिंट करा, CH ने ए प्रिंट करा, नम ने 65 प्रिंट करा। देखो, जिसका जो डेटा टाइप होगा वो उसके हिसाब से प्रिंट करेगा। तो CH का डेटा टाइप क्या था, तो उसने उस स्काई कोड को देखा और उसका कैरेक्टर लाके हमें दे दिया। नम का स्काई कोड एक इंटीजर, नम एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप था, तो उसने क्या किया, उसने नम जो CH है उसका क्या करा, स्काई कोड देखा और हमें स्काई कोड लाके दे दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, हमने सिंपली यहाँ पे किया है कि जो भी एग्जिस्टिंग CH है हमारा, CH क्या है ए, उसमें +1 कर दो। तो CH क्या लाके देगा, CH लाके देगा स्काई कोड 65। तो 65 में हमने +1 करा 66, लेकिन जो यहाँ पे राइट साइड में 66 हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे CH किस टाइप का है, CH है क्या टाइप का। तो उसने क्या किया, स्काई कोड 66। अच्छा, उसने कहा 66 पे कौन सा कैरेक्टर रखा हुआ है, तो उसने जल्दी से CH में B स्टोर कर दिया और यहाँ पे B प्रिंट हो गया हमारा। ओके, एंड लाइन का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन, है ना, एंडल का। तो ये लाइन खत्म हुई। अब यहाँ पे हमने नम के अंदर B स्टोर कर दिया, लेकिन अब इसने वापस देखा नम तो एक इंटीजर टाइप का है भैया। तो उसने क्या किया, नम में अब B कैसे डाल दिया, उसने B का स्काई कोड देखा 56, तो उसने नम में 56 स्टोर कर लिया और यहाँ पे उसने 56 प्रिंट करा। तो ये हमारा सिनेरियो अभी तक का क्रिएट हुआ। क्या ये चीज क्लियर हुई है या नहीं हुई है? क्या ये चीज क्लियर हुई है या नहीं हुई है? आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। ओके, अच्छा, मैं कुछ कुछ और छोटी छोटी चीजें बताता हूँ जो मैंने तो कभी यूज नहीं करी, बट जान लो ऐसी शौक के लिए। सब लोग बताते हैं तो मैं भी बता देता हूँ, ठीक है। मैंने नहीं यूज करी, बीइंग ऑनेस्ट। कभी एक दो बार करी होगी तो करी होगी, वरना नहीं करी। देखो, एक सेट डब्ल्यू करके होता है, ठीक है। सेट डब्ल्यू हम किस लिए यूज करते हैं, ये एक मैनिपुलेटर होता है, ठीक है, जो हमारे मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। द सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर डज नॉट स्टिक फ्रॉम वन सी आउट स्टेटमेंट टू द नेक्स्ट। ये स्टिक नहीं करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू राइट जस्टिफाई 3 numbers विद इन एन 8 स्पेस फील्ड, यू विल नीड टू रिपीट सेट डब्ल्यू फॉर ईच वैल्यू। मैं समझाता हूँ क्या मतलब होता है इसका। अब मैंने ये देख के कैसे पढ़ा, ये एक्चुअली मैंने एक बुक में से देख के पढ़ा है, ठीक है। देखो, सेट डब्ल्यू क्या होता है, एक ये, अच्छा, ये हमारी ना सेट डब्ल्यू हमें ऐसे मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारी जो आईओ स्ट्रीम फाइल लगी हुई है इसमें केवल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स होती हैं। तो सेट डब्ल्यू हमें मिलेगा आईओ मैनिप वाली फाइल से, हमें उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओ मैनिप, ठीक है। अब हमें सेट डब्ल्यू बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो मान लो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सी आउट सेट डब्ल्यू लिखूंगा तो अब मुझे दिखना चाहिए, दिख गया, ठीक है। सेट डब्ल्यू मैंने 8 लिखा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं 2 प्रिंट करवाता हूँ, एंटर लगाता हूँ, मैं समझाता हूँ सी आउट क्या, अभी सेट डब्ल्यू क्या करेगा, ठीक है। देन अगेन मैं सेट डब्ल्यू 8 लिखूंगा और यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको 2 कर दो, इसको 4 कर दो, ठीक है। एंडल ओके, मैं यहाँ पे एक्चुअली कर क्या रहा हूँ मैं अभी समझाता हूँ आपको। यहाँ पे 6 कर देते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस लाइन को हटा दो अभी के लिए। अब देखो होगा क्या, अगर मैं इसे नॉर्मली प्रिंट कराता तो नॉर्मली क्या होता है, ये सारे लेफ्ट साइड से चिपके हुए थे दीवार से, ठीक है। और
क्या होता, हमें 2 2 फिर अगली लाइन पे 4 4 4 मिल रहा होता, एक राइट तरह का बनता। चलो मैं पहले बना के दिखा देता हूँ क्योंकि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं इसे नॉर्मली रन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा। देख रहे हो, लेफ्ट साइड में 2 2 फिर 4 4 4, राइट साइड चले गया 6 6 6 और बड़ा हो गया। लेकिन अगर वही मैं इसे W की मदद करूंगा तो ये क्या करेगा, ये 8 स्पेसेस जस्टिफाई करेगा और उस विद इन द 8 स्पेसेस के अंदर इन 2 2 को अलाइन करेगा राइट की तरफ को। मतलब सेट W क्या करेगा, सबसे पहले 8 स्पेसेस प्रिंट कर देगा, समझो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने 8 स्पेसेस जस्टिफाई कर दी। अब ये देखिएगा 2 2 प्रिंट करना है, मतलब 2 डिजिट प्रिंट करनी है, तो ये आखिरी स्पेस हटाएगा, वहां 2 लिखेगा, इसको हटाएगा, यहाँ 2 लिखेगा। अब ये इस तरीके से प्रिंट होगा, मतलब पहले 6 स्पेसेस प्रिंट होंगी, फिर हमारा वो 2 2 प्रिंट करेगा, फिर वो अगली लाइन पे जाएगा, फिर वो देखेगा अच्छा 4 प्रिंट करना है 4 बार, तो वो इस तरीके से एक और स्पेस हटाएगा, इस तरीके से एक और स्पेस हटाएगा, फिर वो 4 प्रिंट करेगा, फिर इसी तरीके से वो नेक्स्ट वाली लाइन को भी प्रिंट करेगा। तो देखना आपकी बार कैसे बनेगा। तो देख रहे हो, इस तरीके से भी बन सकता है सेट W का यूज करके। तो ये एक नई हेडर फाइल पता चली आपको, बिल्कुल याद नहीं रखनी है, कोई काम की नहीं है, बस जस्ट बता दिया मैंने आपको, ठीक है, ताकि ऐसा ना लगे कि थोड़ा नया नहीं लग रहा है। ओके, क्या ये चीजें क्लियर है? तो ये तो हुई बेसिक सी बात। ठीक है, अब बात कर लेते हैं होमवर्क पार्ट की। होमवर्क पार्ट में आपको क्या करना है, ठीक है, होमवर्क में आपको अपना माई सेल्फ प्रिंट करा के लाना है। अब माई सेल्फ प्रिंट तो कराओगे, पर उसमें एक कंडीशन क्या होगी, माई सेल्फ प्रिंट होने से पहले ना 2 3 चीजें आपको करनी है। जैसे बेसिक चीज वो तो आप माई नेम इज करके तो आप खुद प्रिंट कर लोगे, ठीक है। अभी अब मैंने आपको स्ट्रिंग इनपुट लेना नहीं सिखाया, इसलिए आप माई सेल्फ में नेम को तो इनपुट नहीं ले पाओगे, पर आपको माई सेल्फ इनपुट होने से पहले यूजर से कुछ कुछ चीजें इंफॉर्मेशन इनपुट में लेनी है। जैसे पहली चीज एज आपकी, ठीक है, दूसरी चीज आपकी क्लास, ठीक है, अगर नहीं है तो कॉलेज का ईयर, वो क्योंकि वो इंटीजर होगा, ठीक है, और आपका वेट, ठीक है, वो भी एक इंटीजर होगा, मान लो फ्लोट में ले लिया। ये 3 चीजें आपने ले ली। अब इन तीनों को इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपको सी आउट स्टेटमेंट्स लिखनी है, और माई सेल्फ मिनिमम 5 लाइन्स का होना चाहिए, जिसमें आपका पहली लाइन पे तो नेम होगा जो आप खुद से बनाओगे, ठीक है, सी आउट में लिखना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा सी आउट माई नेम इज दीपक जोशी, पर सेकेंड वाली लाइन में माई एज इज करके, तो माई एज इज एक्स, तो वो एक्स एक वेरिएबल होगा, और उस वेरिएबल को अपने पहले इनपुट करा लेना है यूजर से। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एक बार फिर से सुनो कि आपने दो पहले तो वेरिएबल बनाने 3, पहला होगा एज, ठीक है, दूसरा होगा आपका क्लास, तीसरा होगा आपका वेट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 5 लाइंस लिखनी है अपनी माइसेल्स के ऊपर, जिसमें पहली लाइन तो कांस्टेंट है, वो तो सिर्फ प्रिंट करानी है आपको, ठीक है। दूसरी लाइन में आपको क्या करना है, माई एज इज, और फिर वहां पे एज वेरिएबल, और एज वेरिएबल में आपको वो पहले से इनपुट करा लेना है यूजर से कि एज क्या है आपकी। फिर नेक्स्ट लाइन में आपका ईयर है ना, किस ईयर ऑफ कॉलेज में हो, या फिर किस ईयर ऑफ स्कूल में हो, ठीक है, कौन सी क्लास में हो, कौन से स्टैंडर्ड में हो। और थर्ड लाइन में आपको अपना वेट भी एक वेरिएबल के थ्रू ही प्रिंट कराना है। ये करने के बाद कमेंट करना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, कुछ भी समझ नहीं आया तो पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।